जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर। Co-presented by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक। Co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डीकोड करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर एक ऐसा कड़ा कानून बनाने का काम किया है जिसके दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी आते हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक 5 साल से ज्यादा सजा वाले मामलों में आरोपी मंत्री अगर 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा, वरना 31वें दिन ऐसे मंत्री को अपने पद से हटा दिया जाएगा। यह नियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्रियों पर लागू होंगे। आज हम इस फैसले को डिकोड करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आज कैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। हमारे देश में वैसे तो कैसीनो पर बैन है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कैसीनो नहीं मिलेंगे, कुछ जगहों को छोड़कर। लेकिन हमारे देश के लोगों के हाथों में जो मोबाइल फोन है, इन मोबाइल फोन्स में करोड़ों कैसीनोज चल रहे हैं। आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को और खिलाड़ियों को ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करते हुए देखा होगा। इनमें दावा किया जाता है कि आप सिर्फ 50 या 60 रुपए लगाकर करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, और इस लालच में देश के करोड़ों लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। आज लोकसभा में यह बिल पास हो गया है। अब ऑनलाइन मनी गेम्स का संचालन करना और प्रचार करना भी गैर कानूनी होगा। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, जिसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे स्कूली छात्रों के बीच अब हिंसा बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद के एक स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने 10वीं कक्षा के एक छात्र की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या स्कूलों में बढ़ती हिंसा के लिए सिर्फ स्कूल ही जिम्मेदार है, या फिर सोशल मीडिया और इंटरनेट भी बच्चों को लगातार हिंसक बना रहा है। इसलिए आज की जो खबर है, यह देश के हर माता पिता, हर परिवार के लिए है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रेड 2। आपको याद होगा, इस फिल्म में अजय देवगन एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं और एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ, एक भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2001 में अनिल कपूर की बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था नायक। इसका फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक भी आपको जरूर याद होगी। इसकी कहानी भी राजनीतिक भ्रष्टाचार पर थी। और वर्ष 1984 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की एक सुपरहिट फिल्म थी इनकलाब, ये भी आपने देखी होगी। इस फिल्म की जो कहानी थी वो भी राजनीतिक भ्रष्टाचार पर थी कि कैसे हमारे देश के नेता, मंत्री भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हमारे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसीलिए तो इतनी सारी फिल्में हमारे देश में बनती हैं जो भ्रष्टाचार पर हैं। इस मुद्दे पर कितनी सारी फिल्में बनी हैं, मैंने तो आपको सिर्फ 3-4 फिल्मों के नाम बताए हैं। लोगों ने भ्रष्टाचार पर बनी उन सारी फिल्मों को बड़ा पसंद किया। थिएटर में जब गए तो उन्होंने तालियां बजाई। हीरो जब एक भ्रष्ट नेता को पकड़ता है, उसे सजा दिलवाता है, तो हमारे देश की जनता थिएटर में बैठकर तालियां बजाती है, लेकिन बाहर आकर सब भूल जाती है। इस मुद्दे पर
हमारे देश में बहुत राजनीति हुई है। न जाने कितने चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े गए हैं। वर्ष 1989 में बोफोर्स मामले के कारण राजीव गांधी लोकसभा का चुनाव ही हार गए थे। उस समय यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला था। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे देश के नेताओं ने और सरकारों ने अपनी ही जमात में दीमक की तरह फैल रहे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कभी कोई सख्त कानून नहीं बनाया और धीरे धीरे हमारे देश के लोगों ने भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया। अब भ्रष्टाचार की खबरें शायद आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं और हार मान चुके हैं। हम ये मानने लगे कि सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता अब पैसा लेकर ही काम करेंगे। राजनीति में पैसे का लेन देन और भ्रष्टाचार सबके लिए स्वीकार्य हो गया और लोगों ने इसके बारे में अब बुरा मानना भी बंद कर दिया। ये जो भ्रष्टाचार को लेकर पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, अब बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप जो पैसा आप भ्रष्टाचार में देते हैं, रिश्वत में जो पैसा दिया जाना है, उसे आप बिजनेस प्लान का ही हिस्सा मान लेते हैं। और धीरे धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेता जिन्हें अदालत दोषी ठहरा चुकी है, ऐसे नेता भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनने लगे। लेकिन आजाद भारत में आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर एक ऐसा कड़ा कानून बनाया है जिसके दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और आज ये जो नए कानून के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, आप सबको ध्यान से इसे सुनना चाहिए। आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। नेताओं के भ्रष्टाचार और उनके अपराधों को रोकने के लिए आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, यही इसका नाम है। और इस बिल के मुताबिक यदि कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यदि आरोपी मंत्री 30 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन स्वतः उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और यह नियम सब पर लागू होगा। यह नियम प्रधानमंत्री पर लागू होगा, मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा, केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा और राज्य के मंत्रियों पर भी यह नियम लागू होगा। यह नियम केवल उन मामलों में लागू होगा जिनमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा की है और जेल से छूटने के बाद अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर से आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। तो यह बिल है, उसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और आज पूरे देश को यह समझना होगा कि यह जो कानून बनने वाला है, अगर यह बन गया कानून तो यह एक ऐतिहासिक कानून है और इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक अगर नहीं दी जाती है तो वो उसके पश्चात आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा। कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिन की किसी अवधि के लिए किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और कारावास में रहता है, ऐसा अपराध जो 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि का जिसमें दंड है, तो उसे 31वें दिन तक फिर हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बिल को संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश की है और अब संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर विचार करेगी। हमारे देश की जनता जब भी नेताओं के बारे में बात करती है तो सबसे ज्यादा चर्चा असल में उनके भ्रष्टाचार पर ही होती है। अगर आपने देखा होगा, आमतौर पर आप कहीं भी जाएं, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पर, तो लोग अक्सर नेताओं के बारे में ऐसी ही बातें करते हैं। मंत्रियों के बारे में, विभागों के बारे में ऐसी ही बात करते हैं कि कौन सा मंत्री कितना भ्रष्ट है, कहां कितना पैसा चलता है, और बात करके उसके बाद वो असहाय हो जाते हैं और फिर ये बात आगे नहीं बढ़ती। मोदी सरकार आज राजनीतिक शुद्धिकरण का काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन जब यह बिल पेश किया जा रहा था तब विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और इसका विरोध किया। इस दौरान विपक्ष ने इस बिल की कॉपी फाड़ दी और फिर फाड़कर उस कॉपी को फेंक दिया। बिल पेश करते समय कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने
गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए और फिर गृह मंत्री ने इन आरोपों का जवाब भी दिया। ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये बड़े दिलचस्प हैं, ये आज आपको सुनने चाहिए, सुनिए। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, गृहमंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। हमारे संविधान में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इस समय हमारे देश में किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक या फिर प्रधानमंत्री को हटाने का जो एकमात्र तरीका है वो यही है कि किसी भी मामले में अगर उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था, जब वो एक मामले में दोषी पाए गए थे और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको याद होगा उनका सरकारी बंगला भी उन्हें तब छोड़ना पड़ा था। तो अभी यही व्यवस्था है, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। अब आरोपी होने पर ही इन मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पहले था कि जब अदालत आपको दोषी ठहरा देगी, जब पूरे मामले का फैसला हो जाएगा तब आपको इस्तीफा देना है, लेकिन अब फर्क यह है कि अब आपको अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करना है। अभी आपको, अगर आप आरोपी हैं किसी ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है तो और 30 दिन तक अगर आप जेल में रहते हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और 30 दिन में अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर स्वतः ही आपका मंत्री पद चला जाएगा। और इसीलिए अभी तक नेता हमारे कानूनों का बड़ा फायदा उठाते थे, अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको याद होगा, पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री दिल्ली के वो बने रहे और जेल से ही उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई। आप याद कर लीजिए। और हमें ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद ही शायद ऐसा लगा होगा सरकार को कि ऐसे मंत्रियों का क्या किया जाए। इसी तरीके से आप याद कीजिए, तमिलनाडु के एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, वो भी 241 दिनों तक जेल में रहे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया और 241 दिनों तक जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें जून 2023 में गिरफ्तार किया था और वो फरवरी 2024 तक अपने पद पर बने रहे। गिरफ्तारी से पहले वो कई विभागों के मंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा। यानी ये सारे लोग वो थे जिन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि जिसको जो करना है कर लो, इस्तीफा नहीं देंगे। और हमारा कानून भी इनके सामने असहाय था, क्योंकि इनसे इस्तीफा लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि पहले का जो कानून था उसमें कन्विक्शन जरूरी था। जब आप कन्विक्ट हो जाएंगे, जब अदालत आपको दोषी ठहरा देगी, तब आपको इस्तीफा देना है। आरोपों के आधार पर आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जेल में अगर आपको डाल दिया गया है तब भी आपको इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अब
स्थिति बदल जाएगी। हमारे देश में जो भ्रष्ट नेता हैं वो हर कानून में कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेते हैं सरकार में बने रहने का, और इस कानून में भी एक बड़ा लूप होल है जिसका फायदा क्षेत्रीय और पारिवारिक पार्टियां भविष्य में जरूर उठा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुख्यमंत्री किसी ऐसे केस में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो वो अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य या अपने ही किसी करीबी नेता को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना सकता है और रिमोट कंट्रोल से तब भी सरकार चलाता रहेगा। आज से 18 साल पहले जुलाई 1997 याद कीजिए, जब चारा घोटाले में लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद लालू यादव ने सीबीआई की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और करीब 18 महीने तक जेल में रहे। इसी तरह से पिछले साल जब जनवरी में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपने करीबी चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया, और 5 महीने के बाद जब जमानत पर हेमंत सोरेन वापस जेल से बाहर आए तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आज जब ये बिल पेश हुआ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ब्लैक डे और ब्लैक बिल बताया है। तो ममता बनर्जी ने लिखा है कि वो इस बिल की आलोचना करती हैं और 2024 में करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में 180 देशों में भारत 96 नंबर पर था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सबसे बड़ा बिल पेश किया गया है। भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हमारी रैंकिंग कहां है। विपक्षी दल, उनके सांसद लगातार इस बिल की कॉपियां फाड़ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मैं 2013 का वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब खुद राहुल गांधी ने दोषी नेताओं को बचाने वाले एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ने की बात कही थी। उस समय राहुल गांधी ने खुद राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी आवाज उठाई थी। उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा था, आज आपको जरूर सुनना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार उस समय एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें दोषी सांसदों और विधायकों की सदस्यता को ऐसे ही मामलों में बचाने का प्राविधान था कि इनकी सदस्यता कैसे बच जाए। तो जो नियम थे उन्हें और सरल करने की, आसान करने की बात उस अध्यादेश में थी, और अगर वो अध्यादेश पास हो जाता तो ऐसे जितने भी भ्रष्ट नेता हैं इन्हें बहुत राहत मिल जाती। लेकिन राहुल गांधी बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेताओं को तो सजा मिलनी ही चाहिए, और इसलिए उन्होंने उस अध्यादेश को रोक दिया। बड़ा अच्छा काम किया था उस समय। लोगों को लगा कि राहुल गांधी वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसमें इनकी तारीफ होनी चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी ऐसे मामले में दोषी करार दिया जाता है जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और उस समय लालू यादव सहित कई ऐसे नेता थे जिनकी सदस्यता इस कानून की वजह से खत्म हो सकती थी। इसलिए तब की सरकार इन लोगों को बचाना चाहती थी। राहुल गांधी के विरोध की वजह से उस समय यह कानून नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा लगता है कि आज 13 साल के बाद भ्रष्टाचार के उसी मामले पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। There is a lot of action going on. You must have heard, I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then
democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? आज आपको देश की दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों की सोच को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और मैं तो दो राष्ट्रीय पार्टियां ही नहीं, इसमें क्षेत्रीय दलों को भी जोड़ूंगा, ऐसे क्षेत्रीय दल जो एक परिवार चलाते हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें सब कुछ एक परिवार तय करता है, और दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जहां संगठन सबसे ऊपर है। याद कीजिए, आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने 1975 में संविधान में 39वां संशोधन किया था। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी मामलों को न्यायपालिका के अधिकार से बाहर कर दिया गया था। 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 में रद्द कर दिया था। आप याद कीजिए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी, और आज राहुल गांधी इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी सोचती थी कि ये जो 3-4 संवैधानिक पद हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी है, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए और इन्हें हटाने का अधिकार किसी अदालत के पास भी नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपने ये देखा, आपने ये भी देखा होगा कि जितने कांग्रेस पार्टी हुई या जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं जिन्हें एक परिवार चलाता है, अगर उसमें किसी एक सदस्य को अगर इस्तीफा देना भी पड़ जाए तो उसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को, उनके बेटे बेटियों को, भाई को या परिवार में और किसी को उनकी जगह मंत्री बना दिया जाता है। सांसद हटता है तो उनकी जगह टिकट जो है उनके परिवार में से किसी को दे दिया जाता है, लेकिन परिवार ही रहता है उस सीट पर, उस गद्दी पर हमेशा, और परिवार अपना कब्जा वहां से छोड़ता नहीं है। तो बात तो वही हो गई। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आज से 29 वर्ष पहले हवाला के मामले में, हवाला एक बार बड़ा मशहूर मामला आया था उस समय भ्रष्टाचार का। हवाला मामले में सिर्फ डायरी में अपना नाम आ जाने की वजह से उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने, क्योंकि उनका नाम का जिक्र उस डायरी में था, सिर्फ इसलिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस डायरी में LK आडवाणी का नाम लिखा हुआ था। उस समय एक इंटरव्यू में LK आडवाणी ने कहा था, नेता का सबसे बड़ा काम है कि लोग उस पर भरोसा करें, यही उसका धर्म है कि वो हमेशा सच्चा और ईमानदार रहे। और जैसे ही ये एक जरा सा आरोप LK आडवाणी पर लगा, उन्होंने तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और इसी मामले में उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का नाम भी आया था। उनका नाम भी इस मामले में काफी उछला, और इसके बाद उन्होंने भी तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब दोनों नेताओं ने इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह उनके बेटे को या बेटी को टिकट नहीं दिया गया। LK आडवाणी के 2 बच्चे हैं, उनकी एक पुत्री है, उनके एक पुत्र हैं, उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। इसी प्रकार से जब मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया तो ऐसा नहीं है कि उनके बेटे को या उनके परिवार में किसी और सदस्य को उनकी जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये बीजेपी थी। लेकिन अगर यही नेता कांग्रेस के होते, यही नेता आरजेडी के होते या किसी और पारिवारिक पार्टी के होते, तो इनकी जगह इनके बच्चों को ही दी जाती। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह बीजेपी की भी सोच है, और आज प्रधानमंत्री मोदी इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले 11 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का यह बेहद सख्त नजरिया रहा है, और आज उन्होंने अपना वो वादा पूरा कर दिया है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी जयंती है। आज से करीब 40 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था, सरकार जब 1 रुपया भेजती है तो लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं और बाकी का सारा पैसा भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है।
आज राजीव गांधी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होती कि उनके पुत्र राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करते। कार्रवाई कोई भी कर रहा हो, कानून कोई भी बना रहा हो, सरकार किसी की भी हो, इससे भला देश का ही होने वाला है। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान भी हो चुकी है, थक भी चुकी है और हार भी चुकी है। हमारे देश के लोगों ने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी, किसी ने मोदी सरकार से उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसे समय में वो ये कानून लेकर भी आएंगे, क्योंकि लोगों ने स्वीकार कर लिया था भ्रष्टाचार को। लोगों ने सोच लिया था कि हम इतना पैसा अलग रख देते हैं और ये काम पैसा देकर, रिश्वत देकर ही होगा। हमारे देश में बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी अपने बिजनेस प्लान में रिश्वत का पैसा अलग लगाकर रख चलते हैं कि ये पैसा तो उन्हें नेताओं को खिलाना पड़ेगा, तभी उनके काम होंगे। आज ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में विपक्ष को इसमें एकता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो कानून है ये देश में सबका भला करेगा और हमारे देश से भ्रष्टाचार इसमें कम होगा। कम से कम हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इससे इसका दुरुपयोग हो सकता है, जो भी सरकार में लोग होंगे वो इसका दुरुपयोग करेंगे अपने विरोधियों को निपटाने के लिए, लेकिन हमारे देश में अदालतें हैं। ये सारे विरोधी नेता अदालतों में जा सकते हैं। हमारे देश में अदालत है, फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। वहां पर अगर उन पर भी विश्वास नहीं है तब तो इसके बारे में क्या कहना। लेकिन ऐसे कानून के बाद कम से कम एक फायदा जरूर होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो कम से कम डरेंगे। उनके मन में एक खौफ पैदा होगा कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब आपको आज की एक दूसरी बहुत बड़ी खबर बताते हैं जो आप ही से जुड़ी हुई है। हमारे देश में आपने देखा होगा कैसीनोज पर बैन लगा हुआ है। कैसीनो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल फोन में हमारे देश में जो करोड़ों कैसीनोज चल रहे हैं, जो आप सबके फोन में हैं, अब उस पर एक नया बिल लाकर पाबंदी लगाई जाएगी। और इस नए बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। और आज लोकसभा में यह बिल पारित हो गया और हो सकता है बहुत जल्दी यह कानून बन जाएगा। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित किया जाएगा और कोई भी ऑनलाइन गेम्स जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं और जीतने पर वो पैसा कमाते हैं, उन पर रोक लगा दी जाएगी। और ऐसे गेम्स को हम ऑनलाइन मनी गेम्स कहते हैं। आपने आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं जिसमें लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये ऑनलाइन गेम खेलता हूं और इस गेम से मैंने इतना पैसा कमा लिया। और वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी खेलिए, घर बैठे पैसा कमाइए। आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन हैं कि गेम खेलिए, घर बैठकर पैसा कमाइए। अब ये गेम गैर कानूनी हो जाएंगे। तो इस बिल में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स की सर्विस देना, उसका संचालन करना और यहां तक कि उसका प्रचार करना भी अब गैर कानूनी होगा। दूसरा, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों होंगे। तीसरा, ऐसे गेम्स खेलने वालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो एक चीज याद रखिए, अगर आप ऐसे गेम्स खेल भी रहे हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स, तो खेलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा या जुर्माना ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों को, ऐसे गेम्स का संचालन करने वालों को या फिर इनका विज्ञापन करने वालों के खिलाफ यह सजा है। और चौथा, गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए अब एक अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो यह तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम्स कौन से हैं और यानी इस श्रेणी में कौन कौन से गेम्स आएंगे। और बिना पैसे वाले गेम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें खिलाड़ी अकेले या फिर टीम के रूप में एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। इस बिल के दायरे में स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स दोनों हैं। अब इसको समझिए, इनमें फर्क क्या है। स्किल बेस्ड गेम्स वो होते हैं जैसे शतरंज या रमी या और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें लोगों के स्किल्स यानी कौशल और रणनीति पर उस गेम का नतीजा निर्भर करता है। अगर आप अच्छा खेलना जानते हैं तो आप जीतेंगे क्योंकि आपके पास वो स्किल है। और चांस बेस्ड गेम्स होते हैं जो लॉटरी की तरह होते हैं जिसमें नतीजा लॉटरी की तरह आता है, जो या तो आपकी किस्मत पर आधारित है या फिर संयोग पर निर्भर करता है।
और इसमें खेलने वालों के कौशल का असर गेम के रिजल्ट पर नहीं पड़ता और कई देशों में इसे गैम्बलिंग यानी जुआ भी माना जाता है। आज देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है, लेकिन जब उद्योग के मुनाफे और समाज के हितों में टकराव हो तो मोदी सरकार हमेशा समाज का पक्ष लेगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन करते हुए देखा होगा। क्रिकेट और बाकी खेलों के कई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें पैसा लगाकर टीम बनानी होती है और विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है कि थोड़ा सा पैसा लगाकर 50-60 रुपए लगाकर आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। और फिर करोड़पति बनने के लालच में हमारे देश के आम लोग अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा ऑनलाइन मनी गेम्स में गंवा देते हैं। ये एक प्रकार से जुए की तरह है। भारत में करीब 59 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिन्हें हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हालांकि यह सरकार का अनुमान है और असली आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। इस साल यानी 2025 के पहले 5 महीनों में ही भारत के लोगों ने औसतन हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेम्स पर खर्च किए। एक सर्वे के मुताबिक 9 साल से 17 साल तक के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक रोज बिता रहे। और शहरों में रहने वाले 50% माता पिता का यह कहना है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के अब आदी हो चुके हैं, उन्हें इनकी लत लग चुकी है। आपने भी अपने आसपास ऐसे बच्चों को जरूर देखा होगा जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की अब लत लग चुकी है, जिसके नकारात्मक असर की खबरें अक्सर आपको अखबारों में पढ़ने को मिलती रहती हैं, आप देखते रहते हैं। चेन्नई में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अपने घर से 12 लाख रुपए चुरा लिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ 17 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम्स में 35,000 रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग में 80 लाख रुपए हारने के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सिर्फ 13 साल का एक लड़का अपने घर से 10 लाख रुपए के गहने और पैसे लेकर चला गया। बाद में उसने बताया कि ऑनलाइन गेम्स खेलने से रोकने के बाद जब उसके माता पिता ने उसे रोका तो उसके बाद उसने ये चोरी की। ऑनलाइन गेम्स में इनाम का लालच छोटे छोटे बच्चों को चोरी करने और घर छोड़ने के लिए उकसा रहा है और यह परिवार, शिक्षा और कानून व्यवस्था तीनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, बच्चों को लत लग चुकी है। अगर आप बच्चों को आज इससे रोकने की कोशिश करेंगे तो बच्चे हो सकता है अपने परिवार के प्रति ही नफरत पैदा करने लगे अपने दिमाग में। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से लोगों को पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है, बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, अपने ही माता पिता से बात नहीं करना चाहते, अपने ही माता पिता का पैसा चुराकर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। और ऑनलाइन गेम्स में पैसा हारने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत बड़ा है, करीब 32,000 करोड़ रुपए का, और 2029 तक ये 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत में लगभग 400 कंपनियां ऐसी हैं जो इस प्रकार के गेम्स को बनाती हैं या संचालन करती हैं, और एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए का GST भी मिलता है। यानी नए बिल से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और सरकार को रेवेन्यू का यानी पैसे का नुकसान भी हो सकता है।
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि इस पाबंदी से उनका उद्योग खत्म हो जाएगा या उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और लोग गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जाल में फंस जाएंगे। जब यहां खेलने को नहीं मिलेगा तो विदेशी ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे। इसके बावजूद सरकार इन पर पाबंदी लगाने वाला बिल लेकर आ गई है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब आर्थिक अपराध के लिए हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आतंकवाद की फंडिंग के लिए और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत जगहों में तो धर्म परिवर्तन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में पता चला था कि कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके उग्रवादी संगठनों को फंडिंग दी गई। 2023 में संसद की एक समिति ने यह चेतावनी दी थी कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी की कमी इन्हें आतंकवादी फंडिंग का माध्यम बना रही है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके युवाओं को उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों में भी भर्ती किया जा रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े आर्थिक धोखाधड़ी के मामले 55% तक बढ़ गए। यानी ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि साइबर फ्रॉड का ठिकाना बन गया है। हालांकि एक बहस यह भी चल रही है कि आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल काम है। अब ये टेक्नोलॉजी का मामला है और हमें पूरा यकीन है कि अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे युवा हैं या आप आसपास ऐसे लोग हैं आपके जो कि ऑनलाइन मनी गेम्स में पैसा लगा रहे हैं और इसका जुए की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें अब आप बता दीजिएगा कि बहुत जल्द ये सब कुछ गैर कानूनी होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अब अपनी आर्मी को, अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। आज भारत ने अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया, जिसके पास भारत के परमाणु हथियारों का नियंत्रण है। अग्नि 5 की मदद से 5000 किलोमीटर तक परमाणु हमला किया जा सकता है और यह भारत की सबसे आधुनिक और सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है। इसमें खास टेक्नोलॉजी है जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, जिसमें एक मिसाइल अपने साथ कई बॉम्ब लेकर जाती है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल से एक ही बार में कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। और अग्नि 5 मिसाइल का एक नया बंकर बस्टर वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के वैज्ञानिक इस मिसाइल में अब कुछ नए बदलाव कर रहे हैं और भारत का यह स्वदेशी बंकर बस्टर जमीन के नीचे 250 से 300 फीट की गहराई तक हमला कर पाएगा। इस समय भारतीय सेना के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है और यह पहला मौका होगा जब भारत अपना खुद का बंकर बस्टर हथियार बनाएगा, वेपन बनाएगा। और मिसाइल्स के मामले में अब भारत आत्मनिर्भर है। भारतीय सेनाओं के पास दुश्मन पर हमला करने वाली मिसाइल्स भी हैं और किसी हवाई हमले को रोकने वाली मिसाइल शील्ड भी अब उनके पास है। और भारत की राजनीति की एक और बड़ी खबर यह है हमारे पास आज कि एक संस्था है जिसका नाम है CSDS। इस CSDS नाम की संस्था के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार पर चुनाव आयोग ने एक नया केस दर्ज कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के मामले में गलत आंकड़े देने के विवाद पर उन पर यह नया केस दर्ज करवाया गया है। नासिक के चुनाव कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि संजय कुमार ने नासिक के देवलाली विधानसभा में वोटर्स को लेकर जो भी आंकड़े दिए वो भ्रामक हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र के नागपुर में रामटेक विधानसभा क्षेत्र में वोटर से जुड़ी गलत जानकारी देने की वजह से केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में नागपुर पुलिस ने भी यह जानकारी दी है कि CSDS के संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। उन पर झूठी सूचना और चुनाव के नियमों के उल्लंघन का आरोप है और CSDS के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के गलत आंकड़े पेश करते हुए 17 अगस्त को सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए थे। एक पोस्ट में बताया गया था कि महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली विधानसभा में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में वोटर्स की संख्या 36 से घटकर 38% तक
36 से लेकर 38% तक घट गई है। और उन्होंने तमाम तरह के, आप देखिए उनका मैं पुराना ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखते जाइए। और इसमें उन्होंने तमाम तरह के आंकड़े पेश किए, गलत आंकड़े लगाए। और जब उन्होंने ये आंकड़े ट्वीट किए तो कांग्रेस पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी इन आंकड़ों के आधार पर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया। पवन खेड़ा ने इन्हीं आंकड़ों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। हालांकि अब संजय कुमार ने अपना ये ट्वीट डिलीट किया है, अपना पोस्ट, और इसके साथ ही पवन खेड़ा ने भी अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। और ऐसे तमाम लोग जो इन आंकड़ों का सहारा लेकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जो कह रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, अब धीरे धीरे वो लोग भी अपनी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। और इसीलिए आज आपको इससे ये सीख लेनी होगी कि कितनी बड़ी साजिश ये हो सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि CSDS को भारत सरकार से फंडिंग मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। CSDS एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सामाजिक, राजनीतिक और चुनावों पर अलग अलग सर्वे करता है और इसे मुख्य रूप से भारत सरकार की संस्था ICSSR से फंडिंग मिलती है। अब इस संस्था ने कहा है कि CSDS ने झूठे आंकड़े देकर फंडिंग की शर्तों का उल्लंघन किया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि CSDS ने भारत के चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया की पक्षपातपूर्ण विश्लेषण के आधार पर मीडिया जो स्टोरीज हैं वो प्रकाशित की है। आज मैं कुछ आंकड़े भी लेकर आया हूं आपके सामने, और इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि जो संस्था है इसे भारत सरकार से देखिए कितना पैसा मिलता है। ICSSR से इन्हें 2020 और 21 में 4.7 करोड़ रुपए मिले, 2021-22 में 4.3 करोड़, और 2023 और 24 में आप समझ लीजिए लगभग 98 लाख रुपए इन्हें मिले हैं। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार की तरफ से, जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, करोड़ों रुपया हाल के दिनों में इस संस्था को दिया गया है, जिसके कागजात इस समय मेरे हाथ में है। अब आप देखिए कि सरकार से ही पैसा मिलता है और सरकार से ही पैसा लेकर यह संस्था झूठ फैला रही है। किसी भी देश को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसके लोकतंत्र पर हमला किया जाए। हमारे देश की शान हमारा लोकतंत्र है। हमारे देश का जो चुनाव है वो हमारे देश की शान है। पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाता है, जिसमें 100 करोड़ वोटर लगभग हिस्सा लेते हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह हमारे देश की शान है। हमारे चुनाव ही तो हमें चीन से अलग बनाते हैं, हमारे चुनाव हमें रशिया से अलग बनाते हैं, हमारे चुनाव हमें दुनिया के बड़े बड़े और देशों से अलग बनाते हैं। और हमारे चुनाव सबसे पारदर्शी हैं, और हमारा चुनाव ऐसा है जिसमें हर आम आदमी के हाथ में उसके वोट की ताकत है। वो जब चाहे सरकार बदल सकता है, और ये वोट की ताकत ही हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। और अब कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो इसी स्तंभ पर लगातार चोट कर रही है। और आपने देखा होगा दूसरे देशों में भी जब उन्हें कमजोर करने की साजिश होती है तो सबसे पहले उनके लोकतंत्र पर, उनके चुनाव पर इस तरह के हमले किए जाते हैं, जो कि अब हमारे देश में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि संजय कुमार ने अपना यह पोस्ट डिलीट कर दिया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मामले दर्ज हो रहे हैं। संजय कुमार के इन फर्जी आंकड़ों को आधार बनाकर हमारे देश के जो विपक्षी लगातार एजेंडा चला रहे थे, अब मजबूरी में उन्हें भी डिलीट करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो तमाम IT सेल के जितने लोग थे जो इन्हें लगातार इन आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, संजय कुमार की इस माफीनामे के बाद से अब उन्हें भी अपने ये सारे पोस्ट डिलीट करने पड़ेंगे। और इससे राहुल गांधी को भी एक सीख लेनी चाहिए। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, जब इन आंकड़ों में भी ये पाया गया कि ये फर्जी आंकड़े हैं, तो अब उन्हें
समय आ गया है कि वो एक एफिडेविट पेश करें चुनाव आयोग के सामने, और एफिडेविट के साथ जो आंकड़े वो दे रहे हैं, क्योंकि वो भी लगभग यही बात कर रहे हैं जो यहां पर दी गई थी, ऐसे ही आंकड़े राहुल गांधी भी पेश कर रहे हैं। इसलिए उनके आंकड़ों पर तभी विश्वास किया जाएगा जब वो एफिडेविट लिख कर देंगे और फिर चुनाव आयोग उनकी जांच करेगा। ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए, और सोशल मीडिया पर इन विपक्षी नेताओं के लिए जो शोर मचाने वाले आईटी सेल हैं, उनके लिए भी बहुत चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर हम बात करें तो आज मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रशिया के उप प्रधानमंत्री से हुई है, और उन्होंने कहा कि वो भारत को तेल, कोयला और पेट्रोलियम का निर्यात कर रहे हैं, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर भी उनके बीच बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनाने में भी रशिया मदद कर रहा है। आज रशिया ने टैरिफ वॉर पर भारत को एक नया और बहुत बड़ा ऑफर दिया है। भारत में रशिया के दूतावास के उप प्रभारी ने कहा है कि अगर भारत को अमेरिका के बाजारों में अपना सामान भेजने में परेशानी हो रही है, अगर अमेरिका भारत को परेशान कर रहा है, तो रशिया के दरवाजे भारत के लिए हमेशा खुले हैं। रशिया के इस डिप्लोमेट ने कहा कि दोस्त एक दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगाते। उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, और इस बयान के दो मतलब हैं। पहला, भारत और रशिया के बीच संबंध रणनीतिक भरोसे पर आधारित हैं, इसलिए अमेरिका के टैरिफ पर रशिया ने खुद अपनी तरफ से भारत को अब और डिस्काउंट देने का ऑफर किया है कि हम आपके लिए और डिस्काउंट करते हैं। और दूसरा, पश्चिमी देशों के पक्षपातपूर्ण फैसलों की परवाह न करते हुए भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर रशिया के साथ सहयोग अब कर रहा है। Generally speaking, our take is that any kind of a trade protectionism policy provokes disputes and instability in the global trade, as well as violation of the most favored nation principles of the WTO. So, if the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. If West criticizes you, you are doing everything right. अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको बाकी की खबरें दिखाएंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब एक और खबर देश भर के माता पिता के लिए, और ये खबर आ रही है एक स्कूल से। आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपके बच्चे एक दिन पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हमला करने वाला छात्र 8वीं क्लास में पढ़ता है, और जिस पर हमला किया वो छात्र 10वीं कक्षा का है।
हमले के बाद 10वीं कक्षा के छात्र की अस्पताल में मृत्यु हो गई। यह घटना मंगलवार दोपहर की है और पुलिस का कहना है कि दोनों छात्रों के बीच किसी पुराने झगड़े को लेकर दोबारा से कहासुनी हुई और गुस्से में एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। छात्र की मौत होने के बाद स्कूल में करीब 2000 लोग इकट्ठा हो गए। ये लोग बहुत गुस्से में थे। स्कूल के बाहर खड़ी गाड़ियों, स्कूल की प्रॉपर्टी और स्कूल के स्टाफ पर इन्होंने अपना गुस्सा निकाला। आप भीड़ देख लीजिए, कितनी भीड़ इस स्कूल में जमा हो गई। गुस्साई स्कूल का जो स्टाफ था, स्कूल के जो अध्यापक थे, उनके साथ भी मारपीट हुई। स्कूल में तोड़फोड़ की गई और इस घटना से दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि ये उन्हीं लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ की और स्टाफ से मारपीट की, और वो ये कि क्या स्कूल में हुई इस हत्या के लिए सिर्फ स्कूल ही जिम्मेदार है। और दूसरा सवाल ये कि खेलने कूदने की उम्र में नाबालिग बच्चों के बीच अब इतनी हिंसा बढ़ क्यों रही है। क्या कारण है कि छोटे छोटे झगड़ों में बच्चे हथियार उठा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और एक दूसरे की हत्या तक कर रहे हैं। हमारे स्कूली बच्चे इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं, आज बड़ा सवाल ये है। बच्चों के अंदर इतनी आक्रामकता, इतना गुस्सा, इतना रोष आखिर कहां से आ रहा है। आप याद कीजिए, कुछ वर्षों पहले तक ऐसा नहीं होता था। बच्चों की स्कूलों में लड़ाई हमेशा से होती है। आज से पहले, दशकों पहले भी होती थी। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब भी होती थी, लेकिन तब नौबत यहां तक नहीं आती थी। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के बच्चे भी इतने गुस्से में हैं। इस स्कूल में छात्र की हत्या इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां छोटी उम्र के बच्चे मामूली से झगड़े पर हिंसा या फिर हत्या तक पहुंच जाते हैं। भारत में 31,000 से ज्यादा नाबालिग अपराध दर्ज हुए हैं जो नाबालिग बच्चों ने किए हैं, जिनमें से करीब 7% अपराध हत्या या हत्या के प्रयास से जुड़े थे। सोचिए, 7% बच्चे अभी ऐसे हैं टोटल मामलों में जहां हत्या की कोशिश की गई है। नाबालिग अपराधों के 40% मामलों के दो कारण हैं। पहला, गुस्से पर कंट्रोल की कमी और दूसरा, अपने दूसरे साथियों का दबाव। देश में 65% नाबालिग अपराध मामूली झगड़े या फिर किसी के उकसाने से शुरू होते हैं, जो बाद में खून खराबे में तब्दील हो जाते हैं। दुनिया में हर साल लगभग 1,75,000 नाबालिग हिंसक अपराधों में मारे जाते हैं और अहमदाबाद की इस घटना को केवल एक अपराध के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसे समाज और शिक्षा व्यवस्था के संकट के रूप में आपको देखना चाहिए। हाल ही में ब्रिटेन की एक वेब सीरीज एडोलेसेंस रिलीज हुई थी। यह सीरीज एक 13 साल के लड़के की कहानी है जिस पर अपने क्लासमेट की हत्या का आरोप है। इस शो में यह दिखाया गया कि कैसे सोशल मीडिया, गुस्से पर काबू ना होना और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसे कारण बच्चों को हिंसा की ओर धकेल रहे हैं। भारत में भी बच्चों में बढ़ती हिंसा के लिए बहुत हद तक सोशल मीडिया जिम्मेदार है। बच्चे सोशल मीडिया में हिंसक कंटेंट देख रहे हैं। भारत में 5 से 18 वर्ष के बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम अब हर रोज 3 से 4 घंटे है, जबकि ये 2 घंटे से भी कम होना चाहिए। एक 8वीं कक्षा का बच्चा हथियार उठाने की हिम्मत करता है। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं कि 13-14 साल का बच्चा ना सिर्फ हथियार उठाता है बल्कि हत्या भी कर देता है। और इस समस्या का समाधान ये है कि बच्चों के लिए स्कूलों में काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। गुस्से पर कैसे नियंत्रण करें, छोटे मोटे झगड़ों को कैसे सुलझाएं, उन्हें यह बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। स्कूल और पुलिस को मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि हथियार उठाना कमजोरी की निशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माता पिता हैं उन्हें अपने बच्चों पर अब निगरानी रखनी होगी। बच्चों के लिए OTT, सोशल मीडिया और जो गेमिंग की जो आदतें हैं उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए नया कानून बन चुका है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब अपना अकाउंट नहीं बना सकते। इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, यहां तक कि X भी शामिल है। यानी 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अब सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। क्या समय आ गया है कि भारत में भी ऐसा कानून बने कि हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं वो कितना ऑनलाइन एक्टिविटी में शामिल होंगे,
सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करेंगे इस पर एक कानून आना चाहिए। आपने देखा होगा चीन भी इस पर एक कानून ले आया है और दुनिया के और कई ऐसे देश हैं जो इस पर कानून ला रहे हैं, जहां विचार चल रहा है कि अब छोटे बच्चों को कैसे आप सोशल मीडिया से दूर रखेंगे। इसलिए आपके लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। सरकार जब कानून लाएगी तब लाएगी। हम तो कहते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कानून लाने की आवश्यकता है, लाना ही चाहिए। लेकिन जब तक सरकार का कानून आएगा तब तक माता पिता की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और कुछ भी करके अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इच्छाएं बड़ी बेवफा होती हैं, ये पूरी होते ही बदल जाती हैं। नमस्कार। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद।